टर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्दगन इस बार G20 की समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे और यहाँ पर इनके बारे में एक पूर्व धारणा है कि ये भारत विरोधी हैं, पाकिस्तान समर्थक हैं और पाकिस्तान ने कश्मीर इशू को लेकर दुनिया के जिस मंच में इस मामले को उठाया है वहाँ पर टर्की ने हमेशा से सपोर्ट किया है पाकिस्तान का। लेकिन इस बार टर्की के प्रेसिडेंट की भारत यात्रा और यहाँ पर इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के संबंध में जो शब्द कहे हैं उससे पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा कूटनीतिक दोस्त था, जो कश्मीर इशू को लेकर, मुस्लिम्स के इशू को लेकर हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा है और टर्की के प्रेसिडेंट का आज का स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि उन्होंने आखिर क्या कहा है। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, वर्ल्ड लार्जर देन 5, टर्की प्रेसिडेंट सपोर्ट्स इंडियाज परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीट। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। मिंट का ये आर्टिकल है, आफ्टर प्रेसिडेंट बाइडन नाउ टर्कीज अर्दगन बैक्स इंडिया फॉर परमानेंट यूएनएससी सीट। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत बड़ी बॉडी है और यहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और इनके पास वीटो पावर होता है। और ये देश कौन है? यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। तो पूरी दुनिया को चलाने वाला संगठन यूनाइटेड नेशंस है। इस यूनाइटेड नेशंस में 5 ऐसे मेंबर कंट्रीज है जिनके पास वीटो पावर है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होते हैं और कोई भी निर्णय बिना इनकी असहमति के नहीं हो सकता है। यानी कि कोई भी, फॉर एग्जांपल, कोई भी प्रस्ताव, प्रपोजल अगर यूएनएससी में आता है तो इन 5 के 5 परमानेंट मेंबर्स का एग्री होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक मेंबर एग्री नहीं होता तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई वॉर होता है और भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है या फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है, अगर इनमें से कोई भी एक कंट्री उसको वीटो कर दे तो वो प्रस्ताव वहीं का वहीं धरा रह जाता है। जैसे आपको पता होगा मौलाना मसूद अजहर, इंडिया पर बहुत सारे टेररिस्ट अटैक उसने किए हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब उसको वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए प्रपोजल आया था तो यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया ये चारों भारत के साथ खड़े थे। सिर्फ चाइना के वीटो करने की वजह से ये प्रस्ताव जो है ठंडे बस्ते पर चला गया और मसूद अजहर वहां से बच गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन की परमानेंट असेंबली में, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट का क्या महत्व होता है। और भारत इस परमानेंट सीट का बहुत बड़ा दावेदार है। भारत के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी आपने पहले बहुत बार पढ़ा होगा कि जो संगठन खुद में बदलाव नहीं लाता है समय के अनुसार और वो बाद में अप्रासंगिक हो जाता है। तो भारत का मानना है कि ये जो निर्णय लिया गया था उस समय 1945 के टाइम का निर्णय है और अब दुनिया बदल चुकी है, इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होना चाहिए और भारत को यूएन में एक परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए। और इस इश्यू को लेकर टर्की के प्रेसिडेंट ने सपोर्ट किया है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। और साथ में जो बातें इन्होंने यहाँ पर कही हैं थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इनका कहना है, अ कंट्री लाइक इंडिया बीइंग देयर ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वी वुड बी प्राउड बट एज यू नो द वर्ल्ड इज बिगर देन लार्जर देन 5। तो इनका कहना है कि एक कंट्री इंडिया अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो ध्यान में रखिएगा, ये टर्की के प्रेसिडेंट अर्दगन ये बात कर रहे हैं। साथ में इन्होंने ये भी कहा है, एंड व्हेन वी से दैट वर्ल्ड इज लार्जर देन 5, लार्जर देन 5 का मतलब क्या है? जो 5 परमानेंट मेंबर हैं ये पूरी दुनिया उनसे भी बड़ी है। साथ में उन्होंने बहुत सारी बातें और भी बोली है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। और साथ में इन्होंने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और बात कही है कि ये इनका अपने आप में प्रपोजल है। इनका ये कहना है कि व्हाट वी से इज ऑल ऑफ देम वी शुड ओनली हैव परमानेंट मेंबर्स एंड इट शुड वर्क ऑन अ रोटेशनल सिस्टम। इनका कहना है कि जो परमानेंट मेंबर है ना 5, ये एक्चुअल में ऐसा होना ही नहीं चाहिए। परमानेंट मेंबर बनने चाहिए लेकिन ये रोटेशन के हिसाब से हर कंट्री का इसमें नाम आते रहना चाहिए। लेकिन ये अपने आप में प्रासंगिक नहीं होगा क्योंकि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, अगर नॉर्थ कोरिया का नाम मान लीजिए परमानेंट मेंबरशिप में आ जाए तो वो तो सारे प्रपोजल को ही रिजेक्ट कर देगा। तो यानी कि जो वीटो पावर है वो कुछ ऐसी कंट्रीज को दी जानी चाहिए। डेफिनेटली बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं कि वीटो पावर को एक्चुअली खत्म ही कर देना चाहिए। यूएन में बहुत सारे परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए लेकिन उनमें जो मेजोरिटी ऑफ वोट्स हैं उसके आधार पर निर्णय लेनी चाहिए। वीटो पावर को ही खत्म कर देना चाहिए। और डेफिनेटली आप देखेंगे अगर वीटो पावर खत्म होगी तो यूनाइटेड नेशन और ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाएगा। तो 195 कंट्रीज़ यहाँ पर इन्होंने बोला है, तो 195 कंट्रीज़ को रोटेशनली उनको जो है बार बार आना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं आखिर तैयब अर्दगन को इतना भारत प्रेम क्यों आ रहा है। और पाकिस्तान इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, खुद इंडिया भी शॉक्ड है कि अर्दगन की ओर से इस तरह का स्टेटमेंट आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
तो ये इनका अपने आप में स्टेटमेंट था। और साथ में इन्होंने एक बात और दोहराई है कि इन्होंने कहा है कि इंडिया इज़ अवर ग्रेटेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साउथ एशिया का मतलब है जो भारत पाकिस्तान वाला पूरा रीजन है। दक्षिण एशिया में भारत भी आते हैं, पाकिस्तान भी आते हैं, म्यांमार जो है साउथ ईस्ट एशिया में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें इन्होंने कही है कि भारत जो है इसका टर्की का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। अब आप सोच रहे होंगे क्या भारत है, क्या पाकिस्तान नहीं है? पाकिस्तान टर्की के रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया और टर्की के बीच में जो ट्रेड होता है ना, वो पाकिस्तान के साथ होने वाले ट्रेड से कहीं ज़्यादा है। इंडिया और टर्की का जो ट्रेड है फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो ये पहुंच गया 10.71 बिलियन डॉलर। बहुत बड़ी रकम होती है अपने आप में। ठीक है, तो 10.71 बिलियन डॉलर का ट्रेड जो है टर्की और इंडिया के बीच में होता है, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ गुड्स को इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है टर्की को। 2021 में इंडिया ने टर्की को एक्सपोर्ट किया था 7.86 बिलियन डॉलर का। तो टोटल ट्रेड कितने का हो रहा है? 10.71 का। और जो है 7.86 बिलियन डॉलर हमने 2021 में इसको बेच दिया था। अब तो शायद 8 के आसपास चला गया होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टर्की को भारत से व्यापार करके बहुत घाटा होता है और इंडिया को टर्की से व्यापार करके बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इनकी टोटल जो ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में। हालांकि टर्की को बेशक व्यापार घाटा होता है, लेकिन उसके यहाँ पर जो डिमांड है ना वो फुलफिल होती है। और भारत से जो सामान वहाँ को जाता है, एल्यूमिनियम इत्यादि चीज़ें, वो बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर टर्की को जाती है। इससे टर्की को भी डेफिनेटली फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया और टर्की का ट्रेड कितना ज़्यादा है और आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक का जो ट्रेड 10 बिलियन डॉलर का मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें से 7.86 भारत उसको बेच देता है और उससे खरीदता नाम मात्र का ही है। ठीक है, तो इस ट्रेड को अगर आप देखेंगे तो अभी रिलेशंस अच्छे नहीं है, अभी इतना है। जब रिलेशंस बेहतर होंगे आने वाले समय में तो और कितना ज़्यादा बढ़ेगा। और इसके विपरीत अगर आप देखेंगे कि टोटल ट्रेड पाकिस्तान और टर्की के बीच में जो है वो केवल 883 मिलियन डॉलर, ध्यान रखिएगा बिलियन नहीं है, बिलियन तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो 883 मिलियन डॉलर का ट्रेड होता है पाकिस्तान टर्की के बीच, यानी कि ये 1 बिलियन भी नहीं पहुंच पाए, जबकि हम 10 बिलियन में हैं। 10.7 यानी कि लगभग 11 बिलियन डॉलर के आसपास हम पहुंच चुके हैं। और पाकिस्तान और टर्की का जो टोटल ट्रेड है वो अभी तक मिलियंस में, यानी कि 10 लाख, 883 इंटू 10 लाख करो तो वो उतना आएगा। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे, जिसमें से पाकिस्तान का टर्की को जो एक्सपोर्ट होता है वो लगभग 366 बिलियन डॉलर का होता है और इंपोर्ट पाकिस्तान करता है 517 बिलियन डॉलर का। यानी कि पाकिस्तान को टर्की के साथ व्यापार करने पर भी क्या होता है, घाटा ही होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया जो है टर्की का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में, पाकिस्तान से भी बड़ा। अब थोड़ी सी बातें और भी हम इसमें पढ़ लेते हैं कि आखिर टर्की के प्रेसिडेंट ने और क्या क्या बातें कही है, वहाँ से आप समझ पाएंगे कि टर्की आखिर चाहता क्या है। इन्होंने सबसे पहले तो बोला, अपना जो संबोधन शुरू करने से पहले इन्होंने बोला, आई वुड लाइक टू थैंक पीएम मोदी फॉर द ग्रेसियस हॉस्पिटैलिटी दैट वाज शोन टू मी, माई स्पाउस एंड माई इंटायर टर्किश डेलीगेशन। का कहना है कि सबसे पहले तो मैं पीएम मोदी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें और जो हमारा जो टर्किश डेलीगेशन है इसको इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी अवेलेबल कराई। साथ में उन्होंने कहा कि दिस ईयर आवर थीम वाज वन वर्ल्ड वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो इनका कहना है कि इस साल जो G20 में हमारी थीम है वो है वन वर्ल्ड, यानी कि एक दुनिया, वन फैमिली एक परिवार, एंड वन फ्यूचर एक भविष्य, यानी कि एक दुनिया एक परिवार एक भविष्य। एंड विद इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द समिट वी टॉक्ड अबाउट द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस दैट अवर प्लेनेट करंटली एनकाउंटर्स। यानी कि जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें उनका कहना है कि मैंने पीएम मोदी के साथ भी डिस्कस किया था इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को जो हमारी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बने हैं, क्लाइमेट चेंज, द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्पेशली देयर इज अ डायमेंशन ऑफ एक्सटेंसिव पॉपुलेशन इन अ ट्रायो ऑफ चैलेंज विच वी कैन फील इवन मोर प्रोफाउंडली नाउ। यानी कि इनका कहना है कि जो पहले दिन का सेशन हुआ था उसमें मैंने पीएम मोदी जी के साथ डिस्कस किया था जो बेसिकली इन्वायरमेंटल इश्यूज़ थे, क्लाइमेट चेंज का इश्यूज़ था और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी खत्म हो रही है, यानी कि जो जैव विविधता खत्म हो रही है हमारी दुनिया में, इसको लेकर हमने जो है आपस में बातचीत की थी। इट्स सक्सेस इज अ वेरी लिटिल पॉसिबिलिटी, वी बिलीव दैट एनी स्टेप दैट मे एस्केलेट द टेंशंस इन द ब्लैक सी शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये अपनी एक्चुअल जो इनका लालच है उस पर आ गए। देखिए, टर्की गेहूं का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। ठीक है, सॉरी एक्सपोर्टर नहीं, इंपोर्टर है। टर्की में गेहूं ना के बराबर होता है और दुनिया में गेहूं के दो सबसे बड़े एक्सपोर्टर प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं, एक है रशिया और दूसरा यूक्रेन। रशिया पर सैंक्शंस लगे हैं, इसलिए जो टर्की है वो रशिया से गेहूं इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो उसके पास कौन सा ऑप्शन बचता है, यूक्रेन। तो यूक्रेन से अगर गेहूं इंपोर्ट करेगा तो बगल में कौन बैठा है, रशिया। ठीक है, अब थोड़ी देर में मैं आपको ब्लैक सी वाली डील भी बताऊंगा।
तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो ब्लैक सी में जो टेंशन चल रही है ना, इनको खत्म किया जाना चाहिए। इन ऑर्डर टू सपोर्ट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड फूड सप्लाई सिक्योरिटी, वी आर गोइंग टू ब्रिंग टुगेदर द फूड सप्लाई सिक्योरिटी स्टडी ग्रुप बोथ रशिया एंड यूक्रेन। तो इन्होंने ये बात सही से यहाँ पर बोल दी कि जो ब्लैक सी में जो कुछ भी चल रहा है वो पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, फूड सप्लाई मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या खतरा है साहब? खतरा एक्चुअल में ये है कि इससे पहले आपको पता होगा कि रशिया और यूक्रेन, आप दोनों को जानते हैं कि दोनों बहुत बड़े गेहूं के एक्सपोर्टर हैं। तो इससे पहले जब वॉर शुरू हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि रशिया जो यूक्रेन अपने गेहूं के जो शिप्स हैं उनमें गेहूं भेजकर एक्सपोर्ट कर रहा था, तो रशिया उस पर बॉम्बिंग करके उनको मार दे रहा था। तो इससे दुनिया में खाद्यान्न की किल्लत होने लगी, क्योंकि यूक्रेन का गेहूँ जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ भी जाता है, मिडिल ईस्ट में भी आता है, टर्की में भी आता है। हालांकि भारत को उसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी इस बार हमने जो एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ जो गेहूं था वो हमने भी परचेस किया था यूक्रेन से, और रशिया से भी हमने परचेस किया था, क्योंकि नॉमिनल टर्म्स पर हमको मिल रहा था इसलिए परचेस किया था। तो यहाँ पर आपने देखा होगा रशिया के द्वारा यूक्रेन के जो शिप थे जो कि गेहूं ले जा रहे थे, इन पर बॉम्बिंग करने से जो यूक्रेन का एक्सपोर्ट गेहूं का था वो बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होता, क्योंकि रशिया को लग रहा था कि इसमें वेपन्स इत्यादि आ रहे हैं। तो टर्की यहाँ पर मिलता है रशिया के साथ, वो कहता है कि देखो हम तो गेहूं के इतने बड़े इंपोर्टर कंट्री हैं, अगर यूक्रेन से गेहूं नहीं आएगा हम तो भूखे मर जाएंगे, ऊपर से हमारे यहाँ भूकंप भी आया है। तो उसने रशिया को ऑफर दिया कि आप एक काम करो ना, यूक्रेन के जितने भी शिप्स हैं वो सब तो टर्की के नीचे से ही बॉस्फोरस स्ट्रेट से ही गुजरते हैं, तो एक काम करते हैं मैं चेक करूंगा इस पूरे इशू को लेकर कि जो टर्की जो गेहूं वहां से निकल रहा है यूक्रेन का, कहीं इसमें हथियार इत्यादि तो नहीं है। तो यहाँ पर एक डील होती है, ब्लैक सी डील यूक्रेन के बीच में, और यूक्रेन, रशिया, टर्की और यूनाइटेड नेशन के बीच में। यहाँ पर टर्की कहता है कि एक काम करते हैं, यहाँ पर हम सभी मिलकर बैठते हैं, रशिया का भी डेलीगेशन बैठेगा, यूक्रेन का भी बैठेगा, यूनाइटेड नेशन का भी बैठेगा और टर्की का भी बैठेगा, और हम चेक करेंगे कि यूक्रेन से जो गेहूं आ रहा है उसमें कहीं कोई हथियार तो नहीं है गेहूं के नाम पर, और उसको जो भी ऐसे शिप होंगे उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हम चेक करेंगे पूरी तरह से, और उसके बाद उनको जाने देंगे। तो स्टार्टिंग में तो रशिया इसके लिए एग्री हो गया था, और ब्लैक सी डील एक तरह से सबके बीच में हो जाती है। यूक्रेन से जो गेहूं निकलता है उसको चेक किया जाता है टर्की की सीमा पर कि क्या इसमें हथियार तो नहीं है कहीं, या फिर कोई अदर चीज़ तो नहीं है, गेहूं ही है कि नहीं है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन कुछ समय के बाद रशिया इस ब्लैक सी डील को खत्म कर देता। उसका कहना था कि यूक्रेन को तो बहुत फायदा हो रहा है, वो अपना गेहूं एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि हम भी गेहूं के उतने ही बड़े प्रोड्यूसर कंट्री हैं, हमारे गेहूं पर यानी कि हमारे जो एग्रीकल्चर मार्केट है इस पर सैंक्शंस लगने की वजह से हमको फायदा नहीं मिल रहा। इसलिए अगर ब्लैक सी ग्रेन डील आगे भी बढ़ानी है यूनाइटेड नेशन को, तो सबसे पहले हमारे ऊपर जो एग्रीकल्चर सैंक्शंस थे इनको हटाओ, वरना हम ब्लैक सी डील को जो है आगे नहीं बढ़ाएंगे। और उसने ब्लैक सी डील को खत्म कर दिया। तो जो टर्की है वो एक्चुअल में चाहता यही है कि कैसे न कैसे इस ब्लैक सी डील को आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो जो टर्की है वहाँ पर जो महंगाई बढ़ रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, गेहूं की, उसको रोका जा सके। तो ये यहाँ पर इनका उद्देश्य था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो बातें आज के सेशन में आपको बताई आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।